Hello friends, this is discussion of ST number 341, and like in this part we will discuss about the science question of general awareness part of the ST number 341. So let's start with the first question. The societal pack of the cells are, the answer is lysosome. Okay, क्या होता है कि लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम. क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोलिटिक एंजाइम. ओके, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि लाइसोसोम में भरा होता है. जब सेल इज अबाउट टू डाई तो उस समय लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, उसके अंदर से एंजाइम निकलता है जो कि पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सोसाइटल बैग्स. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In arc welding, argon is used because of its आर्गॉन क्या होता है? नियरली काइंड ऑफ इनर्ट गैस होती है. ठीक है, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, हाई फ्लेमेबिलिटी भी नहीं होती है, एबिलिटी टू लोअर द मेल्टिंग, ये भी गलत है. आंसर इज लो रिएक्टिविटी विद मेटल. ठीक है, बहुत कम मेटल से रिएक्ट करती है. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इनर्ट गैसेस आर, इनर्ट गैसेस आर व्हाट काइंड ऑफ गैसेस? दे डोंट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करती हैं. सो आंसर इज केमिकली अनरिएक्टिव. ओके, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करती हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर इज सी. केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, सी. विनेगर क्या होता है? सिरका. सिरका जो हम अचार बनाने में यूज करते हैं उसका केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड. फॉर्मूला इज CH3COOH. ठीक है, ठीक है. सो आंसर इज एसिटिक एसिड. ओके, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन एंड इथेनॉल नहीं है, आंसर इज एसिटिक एसिड. ठीक है, ऐसे ये एसएससी ऐसे कई क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है पास्ट में, जिसमें कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर ऐसे ही किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका केमिकल नेम पूछ लेता है. ठीक है, तो ये सब एक बार देख लीजिए आप. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is credited with starting the work on plant tissue culture? पादन उत्तक संवर्धन का कार्य किसने आरंभ किया था? सो हमारा आंसर इसका है हैबर लैंडेट. ठीक है, हैबर लैंडेट, ये हैबर लैंडेट. सो हैबर लैंडेट कौन था? हैबर लैंडेट वॉज, इसका फुल नेम क्या है? गॉटलिब हैबर लैंडेट. ठीक है, ये ऑस्ट्रियन वनस्पति वैज्ञानिक थे. ठीक है, बॉटनिस्ट, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट थे. ठीक है, एंड इन्होंने सबसे पहले जो है ये प्लांट टिश्यू कल्चर पे वर्क करना स्टार्ट किया था. ठीक है, सो आंसर इज हैबर लैंडेट. इसका ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले, और हिंदू में काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल भी निकला था. ओके, तो करंट अफेयर्स थोड़े बहुत देखते रहिए. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कॉजेज द मॉटिंग ऑफ द डेंटल इनेमल? ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो इसका हम देखेंगे क्या मतलब है. दांत के इनामल का कुबून किस कारण से होता है? मॉटलिंग मतलब क्या होता है? स्पॉट पड़ जाते हैं दांतों में. जैसे ये हैं आपके दांत, ये वाइट कलर के दांत हैं. ठीक है, इस पे कुछ हल्के से मटमैले कलर के स्पॉट पड़ जाएंगे, अलग से आपको दिखेंगे, दांत पे स्पॉट पड़ जाएंगे. उसे कहते हैं मॉटलिंग ऑफ डेंटल इनेमल. ठीक है, अब ये क्यों होता है? ठीक है, इसका जो आंसर है सी. क्या जब हमारे पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है तो ये हमारे दांतों में ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं मॉटलिंग. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following process is responsible for the glittering of air bubble rising through water? देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. ये साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एयर बबल जो राइज करता है, ठीक है, वो ग्लिटर क्यों करता है? होता क्या है कि
ये ग्लिटर क्यों करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से करता है। सो आंसर इज सी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए जैसे ये एक मीडियम है, मीडियम वन, ये क्या है? मीडियम टू, ठीक है। अब जब यहाँ से लेट से ये वाटर है, बबल हुआ वाटर से बनेगा, ये एयर है, तो जब यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे किसी एंगल θ1 पे जा रही है, तो ये लाइट जाएगी, निकल के जब बाहर आती है तो θ2 पे आती है। क्यों? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है, n1 n2। थोड़ी साइंस पढ़ी होगी या फिजिक्स पढ़ी तो आप समझ में आएगा, ठीक है। होता क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने की जो लाइट होती है बेंड हो जाती है, थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। मीडियम जो अगर ये एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर ये थोड़ा सा ये जो वाला मीडियम, ये मीडियम टू, अभी हमने एग्जांपल में एयर लिया है, मीडियम वन एग्जांपल में हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये होता क्या, अगर ये जो एयर है ये काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स, अगर नॉट एयर, इन केस ऑफ वाटर क्या मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, तो ठीक है। और ये जो एयर होती है इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, तो इसके इस मीडियम की वजह से, मतलब यहाँ पे तो एक दूसरे मीडियम में लाइट थी, यहाँ एक अलग मीडियम में लाइट थी, तो लाइट जो होती है थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर जाती है एंगल से, ऐसे सीधी नहीं जाती है, ठीक है। जैसे वाटर, अगर यहाँ पे एयर की वाटर तो सीधी जाती है ऐसे लाइट, पर ये डिफ्लेक्ट कर जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ये क्यों करती है? क्योंकि ये अलग मीडियम है। अब क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, क्या होता है, ये लाइट ऐसे जाती है और ऐसे ही वापस आ जाती है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो लाइट होता है ना, इसका इतना ज्यादा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इतना ज्यादा, इसकी वजह से, जैसे पानी का डिफरेंट कलर टाइप का पानी हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंगल जो होता है ना, ये कम, जैसे रिफ्लेक्ट हुआ थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, लाइट अंदर ही चली जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लिटरिंग होती है। जैसे एयर बबल होगा ना, जब एयर बबल निकलता है ऐसे राइजिंग है, तो इसमें लाइट जो होती है ऐसे जाती है, अंदर ही वापस आती है, तो इसकी वजह से क्या ग्लिटरिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब चमकने लगता है एयर बबल, ठीक है। जो बुलबुला होता है वो चमकने लगता है, तो इसे ये क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या होता है लाइट बाहर नहीं निकल पाती, वो अंदर ही जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। ये ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है? तो इसका आंसर इन ए स्ट्रेट लाइन जो गलत है, इन ए कर्व पाथ ये भी गलत है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये भी गलत है। इसका आंसर इज ड्यू टू टोटल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसमें सिग्नल ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे पास होता है, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिग्नल अंदर ही आता है, बाहर नहीं जा पाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a non-conventional source of energy? इसमें पूछा है कि कौन सा जो ये फॉर्म दे रखे हैं, ये नॉट ए नॉन कन्वेंशनल मीन्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? नेचुरल गैस। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या है कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, नॉर्मल जैसे ये हमारा क्रूड ऑयल होता है, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कन्वेंशनली चला आ रहा है, ठीक है, परंपरा चली आ रही है। जो अलग लीक से हटके हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो कि अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो आंसर इज बी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So this was the last question of this particular discussion of science part of general awareness of ST number 341। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस पार्ट। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को क्या बोलते हैं? SDR। SDR इज करेंसी ऑफ IMF। क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ IMF, ठीक है। सो आंसर इज सी, IMF। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को क्या बोलते हैं? SDR। SDR इज करेंसी ऑफ IMF। ये जो भी मेंबर, परमानेंट मेंबर हैं IMF के, उनके जो करेंसीज होती हैं लाइक US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइना युआन,
पाउंड, उन सबको उनके बेटे से डिफरेंट बेटे होता है उनका, उन्हें मिला के हम SDR की वैल्यू निकालते हैं. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following state India's first green rail corridor was recently launched? The answer is D. इसमें क्या हुआ? रामेश्वरम एंड मानामुद्रई के बीच में ये एक ग्रीन कॉरिडोर लॉन्च हुआ है. ठीक है, तो इसका आंसर है डी, तमिलनाडु. अच्छा, ये ग्रीन रेल कॉरिडोर है, लिखा भी हुआ है ग्रीन रेल कॉरिडोर. ठीक है, ये तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है बिटवीन रामेश्वरम एंड मानामुद्रई. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The Andaman is separated from Nicobar by which water body? Okay, so this is like easy question if you have read somewhat of geography, and like the answer is this question is 10-degree channel. Now you should know what other these things are. ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट इज इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. जो इंडिया और श्रीलंका है इसके बीच में पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे, और ये पाक स्टेट है. ठीक है, नाउ व्हाट इज 11-degree चैनल? 11-degree चैनल ये एक अमीनी आइलैंड एंड कैननोर आइलैंड के बीच में है. ठीक है, ये कहाँ पे है? ये लक्षद्वीप जो है ना, जैसे इंडिया में इधर तो अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है. ठीक है, लक्षद्वीप के दो आइलैंड हैं जिनका नाम है अमीनी आइलैंड एंड कैननोर आइलैंड. इनके बीच में जो एक लाइन है उसे कहते हैं 11-degree चैनल. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस? देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आ भी चुका है SSC में. आंसर इज कोलकाता. ठीक है, क्या हुआ कोलकाता में जब अंग्रेज पहली बार इंडिया ने कोलकाता को अपनी कैपिटल बनाया था. ओके, सो क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो यहाँ पे कोलकाता में उन्होंने काफ़ी सारे पैलेसेस बिल्ड किए अपने रहने के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए. ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, कोलकाता बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ. इस देखिएगा आप, जैसे कोलकाता में इंग्लिश स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी सारे पुराने इंग्लिश स्कूल्स हैं जो इंडिया में बहुत सबसे पहले वहाँ पे बनाए गए थे. ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले कोलकाता को अपनी कैपिटल बनाए थे, इंडिया में आए थे जब, और वेस्ट बंगाल में ही उन्होंने सबसे पहले जो है अपना जो बिजनेस, व्यापार, जो ट्रेड स्टार्ट किया था उधर से ही स्टार्ट किया था. ठीक है, तो इसका आंसर इज कोलकाता. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जलीकट्टू एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल? अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, ये आपको मालूम होना चाहिए. इसका आंसर इज बी, पोंगल. ठीक है, तो अब ये जलीकट्टू होता कहाँ है? जलीकट्टू ये होता है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में होता है. ठीक है, और ये पोंगल सेलिब्रेशन होता है, दैट इज द आंसर. और पोंगल कब होता है? ये जनवरी में होता है, जनवरी में होता है. अच्छा, जो किस दिन होता है? मतलब पोंगल जनवरी में होता है. तमिलनाडु में ये जलीकट्टू जो होता है किस एक पर्टिकुलर दिन होता है कि मट्टू पोंगल बोलते हैं उसको. उस दिन को क्या बोलते हैं? मट्टू पोंगल. मट्टू पोंगल, जिस दिन ये जो होता है जलीकट्टू होता है उस दिन को क्या बोलते हैं? मट्टू पोंगल. पोंगल सेलिब्रेशन का पार्ट होता है, और जलीकट्टू कहाँ होता है? तमिलनाडु में. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री वॉज वंस कॉल्ड सेलोन? सी, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज श्रीलंका. ठीक है, आंसर इज श्रीलंका. श्रीलंका को टिल 1972 सेलोन कहा था. तो क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे तो श्रीलंका को हमारे बाद इंडिपेंडेंस मिला, तो उसकी जब तक अंग्रेज तब तक उसको सेलोन ही बोलते थे. अंग्रेज चले गए तब उसका नाम रखा गया श्रीलंका. ठीक है, अब जैसे ये म्यांमार है, इसको क्या पहले बोलते थे? रंगून. रंगून मूवी आई थी ना, रंगून. म्यांमार को रंगून बोलते थे. ठीक है, रंगून. So let's move to next question. The answer of this question is A, Sri Lanka.
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। अब एनएससी से हमें, जैसे हम एनएससी पढ़ते हैं ना, एनएससी हमें क्या था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पर नहीं, ये है नेशनल सेफ्टी काउंसिल एंड इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई। ओके, कहाँ है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, तो ये सब छोटे छोटे ये कुछ ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी ये न्यूज में रहती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं उन्हें कौन जो है उन्हें इलेक्ट करता है। ओके, कौन उनको चुनता है, उनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे से जो है, जो हमें ये सब आंसर जो है ये मालूम होना चाहिए कैसे क्या होता है। तो इसका देखो आंसर तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ए। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उससे नहीं होता, लेजिस्लेटिव असेंबली से होता है। ठीक है, काउंसिल उसके नीचे होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसके नीचे होती है, ऊपर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो वो जो मेंबर होता है उनसे चुनाव होता है। अब ये कैसे होता है? ये आर्टिकल 80 के अंदर होता है। आर्टिकल 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये होता है कि जो राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं उसमें से क्या होता है, कुछ मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर, अभी ही इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो दैट इज ही इज नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ने। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो, और जो बाकी बचते हैं वो स्टेट एंड यूटी, यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, सो आंसर इज ए। ये आर्टिकल 80 के अंदर होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली है, थोड़ी सी देख लीजिए। आर्टिकल 80 में लिखा गया ऐसा होना कि कौन इलेक्ट करता है राज्यसभा को, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विच ऑफ दीज इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज आपको डिस्कस करना चाहूंगा, आई थिंक ये छूट गई है मेरे से, सो आई थिंक वो हम देख लेते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। ओके, ये अब ये क्या हुआ है, ये जो हमारी नेशनल सेफ्टी काउंसिल का थोड़ा और देखते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी होती है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको सेट किया है। ये ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके अंदर आती है। अब ये क्यों होती है, ये सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इशू को कवर करती है। ठीक है, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो है सारे नियम कायदे के साथ चलते हुए सारे एनवायरनमेंट को और हेल्थ की सेफ्टी हो, एनवायरनमेंट को कोई नष्ट ना करे। ठीक है, वो सब चीजों को देखने के लिए ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। अब देखिए ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। ये ड्वार्फ प्लैनेट होता है जो कि प्लैनेट एंड नेचुरल सैटेलाइट के बीच का होता है। ना ये नेचुरल सैटेलाइट होता है, ना ही प्लैनेट, उसके बीच का होता है। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी उसमें प्लैनेट की होती हैं, कुछ नेचुरल सैटेलाइट की होती हैं। ठीक है, जैसे ये सन के चारों ओर घूमेगा। ठीक है, पर इसमें जो होता है इतनी ग्रेविटी होती है कि ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इसको जो है ना प्लैनेट बोलते हैं, ना ही नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे ये क्या है, नेपच्यून तो एक प्लैनेट है, ये हम सब जानते हैं, नेपच्यून इज प्लैनेट। ठीक है, टाइटन क्या है, ये लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न है, लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। ठीक है, अब हाइड्रा क्या है, ये आउटर मोस्ट, ये ऐरे सभी छोड़ते हैं। हाइड्रा क्या है, ये आउटर मोस्ट मून ऑफ प्लूटो है। क्या है, मून ऑफ प्लूटो। ये क्या है,
आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर का मून है प्लूटो का, उसे हम हाइड्रा बोलते हैं, ठीक है। अब एरिस क्या है? एरिस इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। एरिस इज व्हाट? ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और सबसे ज्यादा मासिव है, मतलब इसका मास बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, और ये सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। So this is done. Let's move. So answer is C. Okay, answer is C. Let's move to next question. The concept of joint sector implies cooperation between what? So this is very easy question, and answer is public sector and private sector. Answer is A. ठीक है। The concept of joint sector implies, joint sector क्या होता है? जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज एक साथ आके कोई जॉइंट वेंचर बनाती हैं तो उन्हें क्या किसके अंदर आता है? जॉइंट सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो वो कोऑपरेट करके जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज काम करती हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वहाबी मूवमेंट? देखिए, वहाबी मूवमेंट का चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे आप थोड़ा सा वहाबी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये कॉर्डियल रिलेशन की तो बिल्कुल भी नहीं था। इम्प्रूव द, ये बिल्कुल भी नहीं है। अडॉप्ट रेशनल एजुकेशन, ये भी नहीं है। इसका आंसर है प्यूरिफाई इस्लाम, ठीक है। ये पटना है जो बिहार में, वहां पे ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, जो रिवाइवल था इस्लाम का, उसके लिए ये क्या कहते थे कि ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। वहाबी मूवमेंट वाले क्या कहते थे कि जो प्योर इस्लाम है हमें उसे फॉलो करना चाहिए और उसमें कोई भी चेंज हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो ये सैयद अहमद बरेलवी जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये 1830 तक तो ये मूवमेंट चलता रहा, ठीक है। बट 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, 1857 में रिवोल्ट हुआ तो धीरे धीरे ये जो है ना यही मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट एक आर्म मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, आर्म्ड रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले तो ये जो मूवमेंट था सिर्फ एक्टिव था, बट ये नॉन वायलेंट था। पर जब ये 1857 की लड़ाई हुई, विद्रोह हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया वायलेंट मूवमेंट में, ठीक है। और जब ब्रिटिश ने देखा कि ये वहाबीज हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं विद आर्म्स एंड एक्सेट्रा, तब ब्रिटिश ने इनको ट्रेटर्स और रिबल बोलना स्टार्ट कर दिया और इनके अगेंस्ट जो है मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से ये वहाबी मूवमेंट जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो था एक्टिव 1880 से 1857 के बीच में काफी एक्टिव रहा, धीरे धीरे इसका पतन हुआ। अब उसके बाद वहाबी मूवमेंट जैसा कुछ भी नहीं बचा। सो दिस इज फॉर प्यूरिफाई द इस्लाम, दैट इज द आंसर। द घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट इज टू बी सेट अप इन। देखिए, घाटमपुर क्या है? एक जगह है, कहाँ पे है? ये यूपी में जगह है। अगर थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा या न्यूज पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे, या फिर आप यूपी के में तो जानते होंगे। घाटमपुर जो है ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, ठीक है। ये आपके कानपुर डिस्ट्रिक्ट में IIT कानपुर के पास में है घाटमपुर, ठीक है, वहां पे एक जगह है, ओके। तो इसका आंसर इज बी, यूपी। अगर आप न्यूज पढ़ा हो तो भी आपको मालूम होगा। ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जो कि यहाँ घाटमपुर में लगने वाला अपकमिंग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the headquarter of IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development, ओके। अब जैसे ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं WTO और जो ये IMF, इनके कहाँ पे हेडक्वार्टर, ये हमें एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर इज ए, 46 आंसर इज ए। सो इसका आंसर क्या है? वॉशिंगटन DC। अब जैसे ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD होता है, IBRD, ठीक है। इसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, इसी को वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, और इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेस शटल विच टुक सुनीता विलियम्स बियॉन्ड अर्थ वॉज, ठीक है। अब देखिए, इसका आंसर इज वेरी इजी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 48 इज C,
दैट इज डिस्कवरी। सुनीता विलियम जो थी वो आईएसएस में गई थी। आईएसएस क्या है, सॉरी नॉट आईएसएस, आईएसएस दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कैसे गई थी, स्पेस शटल डिस्कवरी से। ठीक है, गई थी ये दिसंबर 2006 में ये गई थी डिस्कवरी से आईएसएस में, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस शटल, इंटरनेशनल स्पेस शटल में। ठीक है, सो आंसर इज डिस्कवरी। अब नहीं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो लाइक देयर इज वन अदर पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, दैट इज कल्पना चावला। कल्पना चावला जो कोलंबिया शटल था, कोलंबिया शटल में मर गई थी। ठीक है, कब मरी थी, 1 फरवरी 1 फेब 2003 में। ठीक है, ये कहाँ, ये यूएस के ऊपर, यूएस में टेक्सास है, एक स्टेट है टेक्सास में। ये जो फट गया था, कोलंबिया जो स्पेस शटल था ये फट गया था, जिसमें कि सारे ही लोग जो उसके अंदर थे वो मारे गए थे, जिसमें से एक थी अपने इंडियन ओरिजिन की, शी वॉज कल्पना चावला। ओके, सो स्पेस शटल वॉज कोलंबिया, कल्पना चावला, ये ध्यान रखेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्कलावती क्या है, पुष्कलावती वॉज कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट किंगडम। ओके, ये थोड़ी बहुत जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये एक क्वेश्चन है, ये आ चुका है एसएससी में, आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसर इज ए, गंधार। ठीक है, पुष्कलावती वॉज एंशिएंट city, like obviously it was the capital of Gandhar, that means it is the ancient city and the capital of इसके जो रून्स हैं, जो इसके अवशेष हैं जो बचे हुए हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं आजकल, ये हमें मिलते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ मिलते हैं पाकिस्तान में पेशावर, नाम सुना होगा पेशावर में के पास है पेशावर वैली में आज भी हमें पुष्कलावती के अवशेष मिलते हैं। पुष्कलावती क्या थी, कैपिटल ऑफ गंधार। ठीक है, गंधार वैसे अगर देखा जाए अभी कहाँ है, वो है अफगानिस्तान में। ठीक है ना, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The earliest reference to sati custom is made in which of the following inscription? ठीक है, अब इसका जो आंसर आप देखेंगे तो क्या है, ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन थे इसमें जो है अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम दिया गया था, मतलब कि सती कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया था, उसका रेफरेंस दिया हुआ था। अब देखिए ईरान ये कहाँ है, ईरान एक हिस्टोरिकल सिटी थी, मतलब है अभी भी है, पर लाइक अवशेष बचे हुए हैं उसके। ठीक है, अब नहीं है वो, अब वो रून्स उसके बचे हुए हैं। कहाँ पे है ये अभी, सागर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। ये जो है ईरान जो है एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल सिटी है थी, जो कि अभी उसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, it has been also called as oldest historical town of Sagar district in MP. So answer is B, Iran inscription of Bhanugupta. Thanks very much.